हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एनजेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग नेट के पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड इनकम टैक्स यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इनकम टैक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। सो आप में से किसी ने अगर फर्स्ट 2 लेक्चर्स को मिस किया है सो मैं इनकम टैक्स का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसको कवर कर सकते हैं। कमिंग टू द थर्ड लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करने वाली हूँ जो टाइम एंड अगेन जब मैं आपको आगे के लेक्चर्स इनकम टैक्स के प्रोवाइड करूँगी धीरे धीरे करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वर्ड्स काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं, ये डेफिनेशंस, ये वर्ड्स काफ़ी बार आएंगे वहाँ पे। सो मैं नहीं चाहती आप आगे जाके उस पर कन्फ्यूज़ हो जाए, इससे पहले ही आप यहाँ पे ही पहले से समझ लें सो दैट आगे आपको इनकम टैक्स समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं अलग अलग डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं लेके आई हूँ जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बताई गई हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के में सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्या बोलता है? पर्सन वो है जो, पर्सन के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल यानी आप और मैं, हम जैसे लोग पर्सन में काउंट होते हैं। दूसरे कौन काउंट होते हैं पर्सन में? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जिसको हम बोलते हैं HUFs। ऐसी फैमिलीज जो ऑलरेडी क्या हैं, जिनका फैमिली बिजनेस है, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स वो हिंदू फैमिली बिजनेस क्या कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा 11th-12th में कि कर्ता होते हैं, कोपार्टनर्स होते हैं। कर्ता पहले बिजनेस का हेड होता है, फैमिली का भी वो हेड होता है। जैसे जैसे उस फैमिली में न्यू मेंबर्स ऐड ऑन होते जाते हैं तो वो सब कोपार्टनर्स बन जाते हैं। यानी सारी की सारी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो मिलजुल के फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स, वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज किसके डेफिनेशन के अंदर आ जाती है? पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग मिलजुल के कोई संगठन बना रहे हैं तो वो भी पर्सन के अंदर आ जाते हैं। आपके फर्म्स यानी कि पार्टनरशिप फर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म्स है या LLPs है, LLPs यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, ये दोनों भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाती हैं। अलग अलग कंपनीज, बीट पब्लिक बीट प्राइवेट, जो भी कंपनीज हैं, जो भी कॉरपोरेट्स हैं, वो भी आपके पर्सन के डेफिनेशन में आ जाते हैं। इवन दो कंपनीज, फर्म्स, LLPs ये सब क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल यानी ये रियल नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? जुडिशियल पर्सन है। जुडिशियल यानी कानून की नज़रों में इनको एक पर्सन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है आपकी लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ यानी आपके यहाँ पे जो मे बी ग्राम पंचायत होती हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, अलग अलग, वो सब आपकी लोकल अथॉरिटी में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट है एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या है? कानून की नज़रों में पर्सन का दर्जा प्राप्त कर चुका है। वो रियल में नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन जो उसको कानून की नज़रों में पर्सन माना गया है, उसको कानून की नज़रों में एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी दी गई है, तो उसे हम पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पेपर में कई बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि पर्सन में इन डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन में से इसमें से कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। तो हो सकता है आपको इनमें से कोई 3-4 चीज़ें दे दें जो इंक्लूड होती है, एंड एक आधी कोई ऐसी चीज़ दे देंगे जो इंक्लूड नहीं होती है, और आपको बोलेंगे कि ऑड मैन आउट फाइंड आउट करके बताओ। इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन हम किससे बोलते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड डेफिनेशन जो है हमारी असेसी। असेसी कौन होता है? असेसी वो इंडिविजुअल होता है जो लायबल है अपनी टैक्स पे करने के लिए। किसको टैक्स पे करेगा? वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। जो भी उसने इनकम अर्न की है या जो भी उसने लॉस सफ़र किया है किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, उस पर्सन को हम बोलते हैं असेसी। असेसी बेसिकली कौन होता है? वो पर्सन जो लायबल है, लायबल यानी हैज़ टू पे, जिस पर्सन को पे करनी है टैक्स, उस पर्सन को हम बोलते हैं असेसी। ठीक है। ईच एंड एवरी पर्सन जो भी टैक्स किया गया है प्रीवियस ईयर में उसकी इनकम के लिए, वो सभी के सभी लोग क्या कहलाए जाते हैं? असेसी कहलाए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आई होप आप सभी को पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पिछले साल की इनकम पे इस साल आके टैक्स भरते हैं। तो असेसी कौन होगा? जिसने पिछले साल को इनकम अर्न की होगी और उस पर वो इस साल आके टैक्स पे कर रहा है। ये असेसी कौन हो सकता है? ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो
खुद अपनी टैक्स पे करेगा या किसी और के बिहाफ पे भी अगर कोई टैक्स पे कर देता है तो वो भी पर्सन क्या कहलाया जाता है, असेसी कहलाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। असेसी कौन होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जो खुद की टैक्स, सपोज़ मैं ABC पर्सन हूँ, मेरे नाम पे टैक्स है, मैंने खुद ने अपनी टैक्स खुद ही पे की, तो मैं क्या हुई, असेसी हुई। क्यों? क्योंकि लायबल कौन है, टैक्स भरनी किसको है, मुझे ABC पर्सन को भरनी थी, एंड भरी भी किसने, ABC पर्सन ने। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि कोई इंडिविजुअल होता है जो लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, यानी एक्चुअल में तो टैक्स उस पर्सन को पे करनी है, लेकिन वो पर्सन शायद उतना कैपेबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए। मे भी हो सकता है वो माइनर हो, मे भी हो सकता है वो डिसीज्ड पर्सन हो, यानी उसकी डेथ हो चुकी हो। तो उस केस में, ऐसे कुछ केसेस में क्या होता है, उसके बिहाफ पे जो उसका नॉमिनी होगा, लीगल हेयर होगा, या जो भी उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन से, फॉर एग्जाम्पल अगर ABC पर्सन को टैक्स भरनी थी और उस पर्सन, वो पर्सन क्या है, माइनर है, यानी वो 18 साल से छोटा है, तो वो खुद टैक्स ना भर के क्या कर सकता है, वो किसी लॉयर या एडवोकेट को अपॉइंट कर देगा जो उसके बिहाफ पे क्या करेगा, वो एडवोकेट क्या करेगा, उसके बिहाफ पे उसकी टैक्स पे कर देगा। तो उस केस में जो वो एडवोकेट होगा वो भी क्या कहलाया जाएगा, असेसी कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली असेसी कौन था, वो खुद ABC पर्सन, लेकिन वो ABC पर्सन क्योंकि खुद कैपेबल नहीं है, इसलिए उसने जो भी लीगल हेयर या जो भी नॉमिनी या जो भी रिप्रेजेंटेटिव अपना अपॉइंट किया होगा वो भी क्या कहलाया जाता है, वो पर्सन भी क्या कहलाया जाता है, असेसी कहलाया जाता है। आई होप आपको असेसी का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। असेसी कौन है, दो टाइप के लोग हैं। एक तो वो लोग जो खुद की टैक्स खुद पे कर रहे हैं वो असेसी होते हैं, दूसरे वो लोग भी असेसी होते हैं जो किसी के बिहाफ पे टैक्स पे कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, मे बी वो बिहाफ पे क्यों पे करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जिसको टैक्स भरनी थी वो मे बी माइनर है, या मे बी उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, या वगैरह वगैरह रीजंस के वजह से, या मे बी वो उतना कैपेबल नहीं है, नॉट फाइनेंशियली बट अदरवाइज वो कैपेबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए। तो उस केस में वो पर्सन क्या कहलाया जाता है, वो पर्सन जिसको अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे, तो वो पर्सन क्या कहलाया जाएगा, असेसी कहलाया जाएगा। सो आई होप आपको असेसी का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कमिंग टू असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है जो कमेंस होता है, कमेंस यानी शुरू होता है, स्टार्ट होता है। कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से, और कभी ख़त्म होता है आपका 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के। यानी जो आप असेसमेंट ईयर है वो बेसिकली आपका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। आपको पता होगा अकाउंट्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के नेक्स्ट ईयर में। वैसे ही असेसमेंट ईयर भी क्या होता है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है जो शुरू कब से होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर होता है। ये वो साल होता है जिसमें जो इनकम प्रीवियस ईयर की है, आपने जो पिछले साल इनकम कमाई थी उसकी इनकम को, उस साल की इनकम को हम इस साल में आके क्या करते हैं, असेस करते हैं। असेसमेंट ईयर बेसिकली क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर की इनकम को इस साल में आके, सपोज मेरा प्रीवियस ईयर का जो भी इनकम था वो इस साल में आके ABC पर्सन का जो भी प्रीवियस ईयर का इनकम था वो मैं क्या करूँगी, इस करंट ईयर में आके, असेसमेंट ईयर में आके क्या करूँगी, उसको असेस करूँगी। सो असेसमेंट ईयर इज़ बेसिकली द ईयर इन विच जब हम प्रीवियस ईयर की इनकम को क्या करते हैं, असेस करते हैं, चेक करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा करंट ईयर होता है, और असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं, पिछले साल की इनकम को, प्रीवियस ईयर की इनकम को क्या करते हैं, असेस करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर से प्रीसीडिंग होता है। प्रीसीडिंग यानी बिफोर, असेसमेंट ईयर से पहले जो ईयर आता है उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जैसे कि से फॉर एग्जांपल जो अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बता दूं कि सपोज 1 अप्रैल 2021 से लेके, ठीक है, जो ये टाइम शुरू हुआ है ये मेरा क्या है, असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2021 से। लेकिन मेरा प्रीवियस ईयर क्या काउंट होगा, मेरा प्रीवियस ईयर काउंट होगा 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। यानी प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के ठीक एक साल आगे होता है। यानी ठीक आगे जो साल होता है उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या होता है, जब भी आप इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात करते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा
याद रखनी है कि हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर में जाके, असेसमेंट ईयर में हम अपने प्रीवियस ईयर की इनकम पे क्या भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। सो ये होता है आपका असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई न्यू बिजनेस है, आपने नया बिजनेस सेटअप किया है और जो प्रीवियस ईयर था आपका उसमें वो बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी वो बिज़नेस कहीं ना कहीं उस साल था ही नहीं। जैसे मैंने सपोज़ कोई न्यू बिज़नेस शुरू किया है, कोई नया वेंचर शुरू किया है एंड वो इसी साल शुरू किया था, मे बी सपोज़ जून 2021 में शुरू किया था। अब जब जून 2021 में मैंने शुरू किया है, पिछले साल तो वो बिज़नेस था ही नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे बिज़नेस का प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल प्रीवियस ईयर में तो बिज़नेस ही नहीं था, तो इनकम कहाँ से होगी उस साल में, तो कहीं ना कहीं उस साल में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर में मेरे बिज़नेस के लिए क्या हो जाएगा, मेरा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर सेम रह जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक मेरा प्रीवियस ईयर भी यही होगा, असेसमेंट ईयर भी यही होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा बिज़नेस इससे पहले एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, जून 2021 से एग्जिस्टेंस में आया है सपोज, तो पहले जब बिजनेस ही नहीं था तो उसकी इनकम कहाँ से असेस होगी। इसलिए उस केस में क्या हो सकता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों भी सेम होता है। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, देन आपका असेसी क्या होता है, आप पर्सन में किस किस को इंक्लूड करते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।